हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लोचन एकेडमी में। मैं नेहा भारद्वाज। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स के आज के क्विज सीरीज को। इस सीरीज के पहले प्रश्न को जानेंगे। तो पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला कथन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो अन्न योजना है ये आत्मनिर्भर अभियान का हिस्सा है। दूसरा, परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। तो देश में कोरोना वायरस की वजह से 24 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, ये तो हम सभी जानते हैं। जिसके बाद 26 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज, वो गेहूं हो या चावल हो, और प्रति परिवार को 1 किलो चना मुफ्त देने की घोषणा की थी। लॉकडाउन होते ही सरकार प्रधानमंत्री गरीब योजना लेकर आई और इस योजना के तहत गरीबों के लिए 1.75 मतलब 2.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज भी दिया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो है, इसके तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का ऐलान किया गया था। इसके तहत सभी गरीब परिवारों को जिसके पास राशन कार्ड है या जिसके पास नहीं है, उन्हें 5 किलो गेहूं या चावल, प्रति सदस्य को 1 किलो चना अप्रैल से हर महीने मुफ्त दिया जा रहा है। तो अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। क्या क्या चेंजेस किए हैं? तो जब हमारा शुरू हो गया है अनलॉक 2, उसके बाद क्या क्या इसमें परिवर्तन हुआ है इसको देखेंगे। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब कब तक हो गया है? नवंबर के अंतिम तक कर दिया गया है। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली यह योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक चलती रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा जितने भी गरीब परिवार हैं, उसे हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी परिवार में एक राशन कार्ड है तो 5 लोगों का नाम उसमें अगर जुड़ा हुआ है, तो परिवार के हर सदस्य को अन्न योजना के तहत 25 केजी यानी 25 किलो अनाज और 1 किलो दाल मुफ्त मिलेगी। इसके अलावा 25 किलो अनाज और 1 किलो दाल भी कुछ पैसे देकर खरीद सकते हैं। और इस योजना के विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च होंगे, और अगर इसमें पिछले 3 महीने का खर्च जोड़ देते हैं तो करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया हो जाता है। साथ ही इस योजना के अंतर्गत ये भी बतलाया गया है कि भारत के लिए एक राशन कार्ड यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड होगा। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब परिवारों को मिलेगा जो रोजगार और दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़कर कहीं और जाते हैं तथा किसी और राज्य में चले जाते हैं। प्रधानमंत्री अन्न योजना जो है, इसके अंतर्गत जितने भी सामान खाने के जो चावल और दाल डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, साथ में 1 किलो चना दाल, तो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है, उनके अनुसार यूपी में सबसे ज़्यादा 15.20 करोड़ लोगों को इस योजना का फायदा मिलेगा। बिहार में 8.57 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलेगा। यानी देश भर में जितने गरीब लोग को मुफ्त अनाज मिलेगा उसका 10% हिस्सा बिहार में जाएगा। तो सरकार के मुताबिक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी NFSA जो है और दूसरी योजना के तहत हर महीने सरकार को अलग अलग योजनाओं के तहत 55 लाख मैट्रिक टन अनाज की जरूरत होती है। जून 2020 तक सरकार के पास 832 लाख मैट्रिक टन अनाज है, जिसमें 274.44 लाख मैट्रिक टन चावल है और 558.25 लाख मैट्रिक टन गेहूं है। तो इस प्रकार ये बातें कही गई थी इस योजना में, और इससे हमारा दोनों कथन सत्य है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों सत्य है। अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में विश्व का पहला ऑनलाइन BSc डिग्री कोर्स शुरू किया गया है। तो भारत के किस संस्था से यह प्रोग्राम शुरू किया गया है? जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय, IIT हैदराबाद, IIT मद्रास और IIT दिल्ली। ये 4 हमारे ऑप्शंस हैं। आंसर क्या होगा? तो देश में पहली बार BSc का डिग्री प्रोग्राम जो है वो ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है। इसमें मुख्य रूप से प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में यह डिग्री प्रोग्राम देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान जो है IIT मद्रास
के द्वारा शुरू किया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? IIT मद्रास। ठीक है। ऑनलाइन BSc कोर्स जो है इसमें 12th पास स्टूडेंट जो हैं, जो 12वीं पास हैं, जो कर चुके हैं, वो किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति हो वो इसमें आकर के एडमिशन ले सकते हैं। देश के किसी भी हिस्से में रहने वाला व्यक्ति इसमें दाखिला लेकर वहीं से एग्ज़ाम दे सकता है। इसका अर्थ हुआ कि आप जिस स्टेट में रह रहे हैं आप वहीं से इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं ऑनलाइन। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मदद से शुरू किए गए BSc डेटा साइंस एंड प्रोग्रामिंग कार्यक्रम जो है, जो ये 3 स्तरीय पाठ्यक्रम करवाएगा। इसमें पहला जो होगा उसमें फाउंडेशन कोर्स होगा, दूसरा डिप्लोमा होगा और तीसरा डिग्री होगा। IIT मद्रास के शुरू किए गए ऑनलाइन BSc प्रोग्राम की फीस जो है वो 3000 रुपये निर्धारित की गई है। 12वीं पास कर चुके किसी भी छात्र जो है उसको 1 वर्ष की अवधि में डिप्लोमा कोर्स करवाया जाएगा कि तो वहाँ से वो कर सकते हैं। वो 2 वर्ष की अवधि में फाउंडेशन कोर्स कर सकते हैं और 3 वर्ष की अवधि में वो डिग्री हासिल कर सकता है। तो IIT मद्रास की इस कदम ने भारतीय इंडस्ट्रीज़ को भी लाभ मिलेगा। ऑनलाइन शिक्षा के इस माध्यम के जरिए हम देश के बड़े हिस्से को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान कर सकेंगे, ये सरकार का कहना है। इस कोर्स में 12वीं पास छात्र जिसने कक्षा 10 में भी अंग्रेजी और गणित की पढ़ाई की हो, यानी जो 12th पास स्टूडेंट हो, और वो 10th में इंग्लिश और मैथ्स की पढ़ाई की हो, और कोई भी छात्र जो किसी और स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम में नामांकित हो तो वो प्रवेश ले सकता है। इसमें और कौन कौन लोग एडमिशन ले सकता है? तो जो नौकरी कर रहे हैं, जो पेशेवर व्यक्ति भी हों, तो ये पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। क्योंकि ये ऑनलाइन पाठ्यक्रम होगा इसलिए इनके काम पर भी कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा इसमें। तो इसका आंसर क्या हो गया? IIT मद्रास। आगे की प्रश्न है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भारत में किनकी याद में मनाया जाता है? ऑप्शंस है आनंदी गोपाल जोशी, विधान चंद्र रॉय, अशोक राजगोपाल और सुवोशन बनर्जी। तो नेशनल डॉक्टर डे हर साल 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन 24 घंटे सेवा प्रदान करने के लिए डॉक्टर के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। भारत में भारतीय चिकित्सा संघ IMA द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस का आयोजन किया गया था। 2020 नेशनल डॉक्टर डे की थीम क्या थी? तो कोरोना वायरस से संबंधित रखी गई थी थीम, और उसकी थीम थी कोविड-19 की मृत्यु दर को कम करना। ठीक है। पहला नेशनल डॉक्टर डे कब मनाया गया था? तो जुलाई 1991 को मनाया गया था। और नेशनल डॉक्टर डे के महत्व क्या है ये हम सभी समझ सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में अगर देखा जाए तो कोविड जैसी महामारी के सामने हम सब अपने घर में सुरक्षित बंद हैं। इन डॉक्टर अपनी ड्यूटी को नहीं छोड़ते हैं, वो अपनी जान की परवाह किए बगैर बिना वो आज हम लोग सब की रक्षा कर रहे हैं। तो उन्हीं को समर्पित है डॉक्टर्स डे। तो डॉक्टर इन्हीं में से एक थे। कौन? डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, जिनकी पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है डॉक्टर्स डे, जो भारत के सबसे प्रसिद्ध चिकित्सकों में से एक थे। वे महात्मा गांधी के निजी चिकित्सकों में से एक थे और एक अच्छे दोस्त के रूप में भी वे जाने जाते थे। पूर्व प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू के चिकित्सक परामर्शदाता भी थे वो, और 1961 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को। तो हमारा ऑप्शन क्या है? डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। अगले प्रश्न को समझेंगे। हाल ही में किस देश ने 2023 तक अपने पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, रूस, जापान या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? तो रसिया के एनर्जी एक्सप्रेस कॉरपोरेशन ने ऐलान किया है कि वह 2023 में एक अमेरिकी अनुबंध के तहत पहली बार पर्यटकों को स्पेस वॉक पर ले जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? रूस हो गया। ठीक है। तो पहली बार जब जाया जाएगा इसमें 2 पर्यटकों को ले जाया जाएगा, और इस योजना के अनुसार इस अभियान में एक प्रतिभागी के साथ एक पेशेवर यात्री भी साथ में जाएगा और वह प्रतिभागी को स्पेस वॉक कराएगा। नासा ने अमेरिका में एक विशेष परीक्षण कार्यक्रम के बाद निजी मशीनों को बढ़ावा देने के लिए रिचर्ड ब्रेसन वर्जिन गैलेक्टिक जो है स्पेस टूरिज्म कंपनी है के साथ समझौता किया है। वर्जिन गैलेक्टिक और ब्लू ओरिजिन 2 ऐसी कंपनियां हैं जो यात्रियों को अंतरिक्ष की यात्रा पर भेजने की दिशा में काम कर रही है। तो इसका आंसर क्या हो गया? रसिया यानी कि रूस। आगे के प्रश्न है, रेल मंत्रालय ने कितने रूट पर 150 से ज्यादा प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए निजी कंपनियों से आवेदन मांगे हैं? ऑप्शंस हैं 109 जोड़ी रूट, 119 जोड़ी रूट, 129 जोड़ी रूट और 139 जोड़ी रूट।
तो रेलवे के मुताबिक इस कदम के पीछे मकसद क्या है? भारतीय रेल में रखरखाव की कम लागत के साथ नई तकनीक का विकास करना और नौकरियों के अवसर को बढ़ाना, बेहतर सुरक्षा और विश्व स्तरीय यात्रा का अनुभव भी करना है। केंद्र सरकार की ओर से भारतीय रेल नेटवर्क पर यात्री ट्रेन चलाने के लिए निजी कंपनियों को आमंत्रित किया गया है। इसमें रेल मंत्रालय ने 109 जोड़ी रूटों पर 151 आधुनिक ट्रेनों के जरिए यात्री ट्रेन चलाने के लिए निजी कंपनियों से आवेदन मांगा है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 109 जोड़ी रूट। ठीक है। इस परियोजना में निजी क्षेत्र का निवेश 30,000 करोड़ रुपए होगा। भारतीय रेल नेटवर्क पर 109 जोड़ी रूट 12 क्लस्टर में होंगे। हर ट्रेन में कम से कम 16 कोच होंगे। इन रूटों पर चलने वाली सभी ट्रेनों का अधिकतम जो रफ्तार होगा वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। वित्तीय व्यवस्था, अधिग्रहण, संचालन और ट्रेनों के रखरखाव की जिम्मेवारी निजी कंपनियों को ही होगी। रेलवे ने कहा है कि वह 35 साल के लिए यह परियोजना निजी कंपनियों को देगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? 109 जोड़ी रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन FCC ने हाल ही में किन 2 चीनी कंपनियों को राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स के रूप में नामित किया है? ऑप्शंस हैं हुआवेई और ZTE, अलीबाबा समूह, मेइजू और जियोनी। तो वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच तनाव बढ़ने के साथ ही FCC ने कोरोना वायरस और सुरक्षा मुद्दों पर चीनी कंपनियों की जो तेजी से छानबीन की है। ऐसी एजेंसियां जो हैं 3 चीनी टेलीफोन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। पिछले साल अमेरिकी बाजार में एंट्री को लेकर चीन मोबाइल लिमिटेड पर प्रतिबंध लगाया गया था। FCC ने बताया है कि लगभग 3 दर्जन या 4 दर्जन ग्रामीण कंपनियां सरकार से सब्सिडी लेती है और उसमें हुआवे या ZTE के इक्विपमेंट इस्तेमाल करती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? हुआवेई और ZTE। उन्होंने कहा है कि इक्विपमेंट्स को बदलने के लिए एक फर्म की औसत लागत जो है वह $40 मिलियन से $45 मिलियन तक हो सकती है। तो इसमें अमेरिकी फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन FCC ने चीनी कंपनी किसको? हुआवे और ZTE को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया है। इस फैसले के बाद FCC ने $8.3 अरब का सर्वाधिक सेवा कोष का उपयोग इन आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उपलब्ध किसी भी दूरसंचार उपकरण या सेवाओं की लेन देन में नहीं किया जाएगा इसमें। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? हुआवेई और ZTE, ऑप्शन ए। आगे के प्रश्न को समझेंगे। दक्षिण चीन सागर के प्रमुख विवादित द्वीप के संबंध में दिए गए कथन पर विचार करें। पहला कथन है, दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति से राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। दूसरा कथन है, इसकी सीमा ब्रुनेई, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड और वियतनाम से लगती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है अथवा असत्य है? आइए इस क्वेश्चन का थोड़ा विश्लेषण करें। तो दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे से सटा हुआ और एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। आप मैप में इसको देख सकते हैं। इसकी सीमा ब्रुनेई, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड और वियतनाम से लगती है। इस क्षेत्र में स्थित प्रमुख द्वीप क्या कौन कौन से हैं? स्प्रेटली द्वीप और पेरासुएल द्वीप, जिसके कारण काफ़ी विवाद भी चल रहा है। और साथ ही साथ दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति से राजनीतिक तनाव काफ़ी बढ़ चुका है। यह भारत जो है प्रशांत क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण आर्थिक राजनीतिक उपक्षेत्र है। साथ ही साथ यह तेल और गैस के भंडार का भी क्षेत्र है ये, और यहाँ पे मछली पकड़ने का एक प्रमुख केंद्र है। साथ ही मर्चेंट शिपिंग के लिए एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रवेश द्वार भी है ये। जापान और दक्षिण कोरिया ईंधन एवं कच्चे माल की आपूर्ति के लिए निर्यात मार्ग के रूप में दक्षिण चीन सागर पर निर्भर है। भौगोलिक रूप से दक्षिण चीन सागर भारत को शांत क्षेत्र की भू राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार इसमें दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। अगले प्रश्न को जानेंगे। CIPET का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शंस हैं CIPET, UNDP, UNIDO और OPEC। तो ये सबको एक एक करके बाद में समझेंगे जितने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहले जानेंगे कि CIPET क्या है। तो भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है।
यह जो संस्थान है इसमें नया नाम तमिलनाडु सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1975, तो इसको कहेंगे तमिलनाडु अधिनियम 27/1975 के तहत पंजीकृत किया गया है। इस संस्था का प्राथमिक मकसद क्या है कि प्लास्टिक उद्योग की वृद्धि के लिए शिक्षा और शोध के जरिए काम करना। केंद्र सरकार द्वारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPET का नाम बदलकर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कर दिया गया है। यहाँ पे क्या हो गया है कि प्लास्टिक को हटा करके पेट्रोकेमिकल्स रख दिया गया है। तो CIPET भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का उद्देश्य क्या है कि शिक्षा और अनुसंधान के संयुक्त कार्यक्रम के माध्यम से प्लास्टिक उद्योग के विकास में योगदान करना। ठीक है, अब एक एक करके सबको समझेंगे। जो ऑप्शन में दिया हुआ है हमारा UNDP क्या है, तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है। ठीक है, UNIDO संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की 15 विशिष्ट एजेंसियों में से एक है। ठीक है, फिर OPEC ये क्या है, ये पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो CIPET को OPEC पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक और UNIDO संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास बैंक से भी सहायता प्राप्त होती है। ठीक है, तो एग्जाम के पर्पज से आपको ये भी जानना जरूरी था। तो इसका आंसर क्या हो गया, CIP। तो यहाँ पे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इसका आंसर हुआ। इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी और विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने मिलकर एक फोटो पेंटिंग और 1 मिनट की फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इस प्रतियोगिता की थीम क्या है? ऑप्शंस हैं साइंस फॉर गुड फ्यूचर, साइंस थ्रू माय आईज, साइंस एंड कोरोना वायरस और साइंस इन नॉलेज। तो आइए इसको जानेंगे। प्रतियोगिता का उद्देश्य लोगों को उसके विषय से हटकर उसके आसपास के विज्ञान को देखना, समझना और उसको सराहना करना है। एक समीक्षात्मक दृष्टि वैज्ञानिक भावना को बढ़ावा देने और अनुसंधान में रुचि को बढ़ावा देने और रचनात्मक क्षमताओं को प्रोत्साहित करने में मदद करती है। प्रतियोगिता का विषय क्या है? तो थीम है साइंस थ्रू माय आईज। तो हमारा आंसर क्या हो गया, साइंस थ्रू माय आईज। इस मुख्य विषय के अंतर्गत कोई भी उपयुक्त उप विषय चुना जा सकता है। उप विषय क्या क्या हो सकता है? तो प्रयोगशाला, रसोई, खेल, अस्पताल, घर पर या काम करना या विज्ञान से संबंधित कोई काम करना। ठीक है, इसके अंतर्गत है कोविड-19 वायरस, स्वस्थ जीवन, भू विरासत, स्वास्थ्य, आकर्षक स्थान। मुख्य विषय के अंतर्गत आने वाले ये सब सब्जेक्ट हैं। तो कोई भी टॉपिक पे ये काम हो सकता है। इसमें प्रवेश के 3 समूह होंगे। 3 समूहों के तहत प्रवेश किया जाएगा। तो किसी भी विषय में डॉक्टरेट छात्र, PhD और पोस्ट डॉक्टरल फॉलो जो किसी भी विषय में MBBS, MM, MS, MD, MTech, MBA जैसे पेशेवर डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे हों, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। तो इसके साथ साथ इसमें डॉक्टर, इंजीनियर, तकनीकी कर्मचारी, फिल्म निर्माता, पैरामेडिकल जो काम कर रहे हैं, ये सब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को जानेंगे। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, निविदा प्रपत्र के मुताबिक यह सोलर ग्रिड 2 जोन में बांटा जाएगा। दूसरा है, इस प्रोजेक्ट में टेक्निकल मदद रिजर्व बैंक के द्वारा की जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन का थोड़ा विश्लेषण करेंगे कि वैश्विक इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनाने के मकसद से केंद्र सरकार की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड बनाने का प्रोजेक्ट तैयार किया है। सोलर ग्रिड जो है ये 2 जोन में बांटा जाएगा। पहला जोन होगा ईस्ट जोन और दूसरा होगा वेस्ट जोन। ठीक है, ईस्ट जोन में म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, लाओ, कंबोडिया जैसे देश शामिल होंगे। वेस्ट जोन में मिडिल ईस्ट और अफ्रीका क्षेत्र के देशों को कवर किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में टेक्निकल मदद वर्ल्ड बैंक के द्वारा होगा। रिपोर्ट के मुताबिक OWOG के लिए जारी जो निविदा प्रपत्र है, तकनीकी और वित्तीय 2 भागों में बांटा गया है। निविदा प्रपत्र में ये जो लॉन्च किया है OWOG के लॉन्ग टर्म विजन योजना को आकार देने, रोड मैप तैयार करने और संस्थागत फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए सलाहकारों से भी आवेदन मांगे गए हैं। इस प्रोजेक्ट को अमेरिका के पेरिस
क्लाइमेट डील के पीछे हटने और चीन की वन बेल्ट वन रोड OBOR पहल के जवाब में माना जा रहा है इसको। चीन की OBOR जो है इसके तहत एशिया, अफ्रीका और यूरोप में है रेलवे, पोर्ट्स और पावर ग्रिड जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के करोड़ों डॉलर का निवेश किया जाना है। ग्लोबल ग्रिड की योजना का भारत की ओर से सह संस्थापित इंटरनेशनल सोलर अलायंस IAS को भी लाभ पहुंचेगा। IAS भारत समेत 67 देश इसमें शामिल है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी गलत है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स सीरीज के क्वेश्चन आंसर्स। ये आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे लोचन एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिए गए हैं जहां ज्वाइन करके इस क्वेश्चन आंसर्स जो क्विज हैं इसका PDF फाइल ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।